जी, बताइएगा आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? क्या बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है? जी सर, क्लियर है। चलें ठीक है। 2-1 मिनट वेट कर रहे हैं ताकि बाकी के भी आ जाएँ तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलें जी, आज का टॉपिक हमारा हाफ लाइफ और डिस्कशन कर रहे हैं हम आज हाफ लाइफ के आर्टिकल पे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन की तरफ चलें आज हम इसके। जी, हाफ लाइफ है क्या? हम लोगों ने कल डिस्कस किया कि जब भी कोई पेरेंट एटम कोई रेडिएशन एमिट करता है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, तो डॉटर न्यूक्लियस बन जाता है, डॉटर एटम बन जाता है। ऐसे ही है ना? इस प्रोसेस को हम लोगों ने पढ़ा था, इसे हम लोग न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन या रेडियो एक्टिव डिके भी बोलते हैं। इसको हम लोग न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन भी कहते हैं या इसको हम लोग रेडियो एक्टिव डिके भी कहा करते हैं। समझ आ गई बात की? अब जैसे जैसे कोई पेरेंट एटम रेडिएशन एमिट करता जाएगा, तो रेडिएशन एमिट करने के बाद वो डॉटर में चेंज होता रहेगा। इसका मतलब है डॉटर एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी, पेरेंट एटम्स की तादाद कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं ओरिजिनल एटम्स पे, इनिशियल एटम्स, ठीक है, और इधर मैं बात कर लूं डॉटर एटम्स पे, या यहाँ पे पेरेंट की बात कर लूं, डॉटर एटम्स पे,
फॉर एग्जाम्पल अभी रेडियो एक्टिविटी डिके स्टार्ट नहीं हुआ, पेरेंट एटम्स है 100, डॉटर एटम कोई भी नहीं है। मैं कहता हूँ जी डॉटर एटम एक हो गया, एक रेडियो एक्टिव रेडिएशन एक एटम ने डिके किया और डॉटर में चेंज हो गया, तो इस वक्त पेरेंट कितने रह जाएंगे 99। फिर मैं करते करते यहाँ पे क्या करूं, ये 98 तो ये 2 हो चुके होंगे, ये 97 तो ये 3 हो। इसका मतलब है जैसे जैसे डॉटर एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पेरेंट एटम्स की तादाद कम होती जाएगी। एक प्रोबेबिलिटी, एक पोजीशन, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पेरेंट एटम्स कम हो के 50 रह चुके होंगे और डॉटर एटम बढ़ के 50 हो चुके होंगे। इस पोजीशन पे पहुंच के मैं क्या कह सकता हूं कि आधे पेरेंट एटम्स डॉटर में चेंज हो चुके होंगे। समझ आई? या दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकता हूं पेरेंट एटम्स की तादाद आधी रह चुकी है। अगर पेरेंट एटम्स की तादाद आधी रह चुकी है तो अंडरस्टूड होगा कि आधी डॉटर में चेंज हो चुकी हो। वो टाइम जिस टाइम में किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम्स की तादाद, ओरिजिनल एटम्स की तादाद आधी रह जाए, आधे किसी दूसरे न्यूक्लियस में यानी डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो चुकी हो, दैट टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ। ठीक है, वो टाइम जिस टाइम में किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम्स की तादाद आधी रह जाए, आधे एटम्स किसी डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो चुकी हो, दैट टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ। इज इट क्लियर? यानी हाफ लाइफ वो टाइम है कि जिसमें किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम्स की तादाद क्या हो चुकी हो, आधी रह चुकी हो। यानी अगर मैं कह सकता हूं द टाइम इंटरवल in which half of half number of atoms of a radioactive half number of radioactive parent atoms is converted into daughter atoms। ठीक है, याद रखिएगा अब हाफ लाइफ जो ना रेडियोएक्टिव डिके रेडियोएक्टिव डिके is a random process या random है। नंबर 1, it does not depend upon pressure, temperature, etc. इन पे डिपेंड नहीं करता। आपको ये पता है कि किसी भी रेडियोएक्टिव एटम जब डिके होते हैं ना, तो आपको पता है हाफ लाइफ गुजरने के बाद एटम्स की तादाद आधी रह जानी है, आधे एटम्स डिके हो चुके होंगे।
लेकिन आप कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कौन सा एटम डिके करेगा। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में बड़ी बेहतरीन उसने लिखी हुई है। उसने कहा अगर किसी एरिया की, किसी लोकेलिटी की पॉपुलेशन अगर 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल है ना, तो आप कहते हो जी कि इसमें से रोजाना 10 लोगों की डेथ होती है। तो आपको ये तो पता है इस 1 लाख में से 10 लोग रोजाना उन्होंने फौत हो जाना है, उनकी डेथ हो जानी है। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये नहीं कह सकते अच्छा फलां दिन में ये फलां बंदे की बारी आएगी। तो ये एक रैंडम प्रोसेस है। बिल्कुल इसी तरह हमें ये पता है कि हाफ लाइफ गुजरने के बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम्स की तादाद आधी रह जाती है। हमें ये नहीं पता कि कौन से आधे बच जाएंगे। हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसी स्पेसिफिक एटम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। जब हम लोग बात करते हैं डिके होने वाले एटम्स के बारे में, तो द डिकेइंग एटम, decayed atoms depends upon अब जरा खुद ही देखिएगा, डेल्टा एन डिके होने वाले एटम्स ये प्रोपोर्शनल होते हैं इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स के। अब क्या मतलब, आपको पता है हाफ लाइफ के बाद आधे रह जाने। फर्ज करो मेरे पास इनिशियल एटम थे 1000, एक हाफ लाइफ गुजरी कितने रह गए 500, मजीद एक हाफ लाइफ गुजरी कितने रह गए 250, मजीद एक हाफ लाइफ गुजरी कितने रह गए 125। इसका मतलब है यहां से यहां तक आने में आपको 3 हाफ लाइफ गुजारनी पड़ी। इस हाफ लाइफ को 1/2 कह दो, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी टोटल 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी। अब देखो जब, और ये टाइम तीनों का सेम होगा, अगर ये 1 साल है तो ये भी 1 साल है, ये भी 1 साल है। अब यहाँ पे देखो कितने डिके हुए हैं 500, यहाँ पे 250, यहाँ पे कितने हो गए 125। इसका मतलब है अगर मैं कहता हूं ये 1 साल था, तो जब इनिशियल एटम 1000 थे तो 1 साल में 500 डिके हो गए। जब इनिशियल एटम 500 है तो 1 साल में 250 डिके हो गए। जब इनिशियल एटम 250 है तो 1 साल में 125 डिके हो गए। इसका मतलब है जितने इनिशियल एटम्स की तादाद ज्यादा होगी, हाफ लाइफ के बाद डिके होने वाले एटम्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। और इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि जैसे जैसे एटम्स डिके होते जाएंगे ओरिजिनल एटम्स की तादाद में कमी आती जाएगी। उसके साथ साथ देखिएगा कि यही जो डिके होने वाले एटम्स हैं ये टाइम इंटरवल के भी प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या मतलब, देखो एक हाफ लाइफ गुजरी तो कितने डिके हो गए 500, 2 हाफ लाइफ गुजरी तो कितने डिके हो गए 500 ये और 250 ये 750, 3 हाफ लाइफ गुजरी तो 500 जमा 250 जमा 125, 875 हो गए। इसका मतलब है जितना टाइम ज्यादा होता जाएगा डिके होने वाले एटम्स की तादाद भी क्या होती जाएगी ज्यादा। तो 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, एक किस पे, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स पे, और दूसरा किस पे, टाइम पे। कंबाइन करोगे डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू -n डेल्टा टी। आप जब इसे इक्वल में चेंज करोगे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज डिके कांस्टेंट। समझ आ गई बात की, क्लियर हो गया। और अगर मैं डिके कांस्टेंट को डिस्कस करूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, इस एन डेल्टा टी को इधर ले जाऊं और इस तरह लिखा जा सकता है माइनस डेल्टा एन ओवर एन ओवर डेल्टा टी। समझ आ गई इस चीज की। अच्छा ये डेल्टा एन क्या है, डिकेइंग एटम, एन क्या है, इनिशियल एटम।
चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले में। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिकेइंग एटम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एटम, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम ओवर डेल्टा टी। तो क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर सेकेंड इज नोन एज डिके कांस्टेंट। यानी ये क्या आ गया, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर सेकेंड। फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर सेकेंड इज नोन एज डिके कांस्टेंट, और इसका यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर सेकेंड इज नोन एज डिके कांस्टेंट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे आगे चल रहा हूं। सर जी सर जी, हाफ लाइफ के बाद जब पेरेंट एटम डॉटर एटम में कन्वर्ट होंगे तो वो बराबर तो नहीं होंगे, क्योंकि कुछ मास एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें वो एटम्स की इक्वेशंस तादाद तो, हाँ मैस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन हम वो जब बात करते हैं एटम, एटम तो रहेगा ना। एटम तो फॉर एग्जांपल देखो, एक एटम दूसरे एटम, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि उसमें एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, क्या हुआ, नहीं, हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि एक उसमें कन्वर्ट हो गया। तादाद के लिहाज से बात कर रहे हो आप लोग यहाँ। जी, अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे जब मैं बात करूंगा, सर ये एन के साथ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? जी नेगेटिव इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि जैसे जैसे डिकेइंग एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ओरिजिनल एटम्स कम होते जाएंगे। यानी जैसे जैसे डॉटर बढ़ते जाएंगे ना, तो ओरिजिनल एटम्स की तादाद कम होती जाएगी। अच्छा, लेमडा का मैंने डिस्कस कर लिया। अगर मैं लिखूं इसे तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। अब जरा बड़े गौर से समझिएगा, लेमडा की वैल्यू, ये कांस्टेंट है, लेमडा की वैल्यू कैसी हो सकती है, अगर लेमडा, इसका मतलब ये है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर सेकंड से क्या मुराद, कि एक सेकंड में डिके होने वाले एटम्स की तादाद। अगर लेमडा ज्यादा होगा तो इसका मतलब है एक सेकंड में डिके होने वाले एटम्स की तादाद ज्यादा है, और अगर एक सेकंड में डिके होने वाले एटम्स की तादाद ज्यादा है तो बड़े थोड़े टाइम में आधे एटम्स तक पहुंच जाओगे आप। समझ आई बात की, थोड़े टाइम में आधे एटम्स तक पहुंचोगे तो हाफ लाइफ कम होगी। समझ आई बात की। और अगर क्या होगा, आपके पास लेमडा की वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है, डिके होने वाले एटम्स की तादाद कम है यूनिट टाइम में। जब यूनिट टाइम में डिके होने वाले एटम्स की तादाद कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ज्यादा टाइम लगेगा आधे एटम्स तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब है हाफ लाइफ क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी मैं कह सकता हूं स्मॉल लैम्डा मीन्स, जी स्मॉल लैम्डा मीन्स small value of lambda means high value of half life। ठीक है, और अगर क्या होगा, high value of lambda means small value of half life। समझ आ गई बात की।
अच्छा, अगर हम इससे आगे चलें, सिचुएशन पे चले, ये जो आपने ऊपर समझाया कि लैम्डा ज्यादा है डेल्टा नहीं, एक दफा दोबारा समझा दें। देखो जब लेमडा की वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो लेमडा की वैल्यू ज्यादा, ये वाला सीन होगा, लेमडा की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है ये बटे के ऊपर वाला फैक्टर ज्यादा होगा, यानी यूनिट टाइम में डिके होने वाले एटम्स का जो फ्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब है यूनिट टाइम में ज्यादा एटम्स डिके होंगे। जब यूनिट टाइम में ज्यादा एटम्स डिके होंगे तो इसका मतलब है 50% तक पहुंचने के लिए कम टाइम लगेगा, और जब 50% पे पहुंचो जितना टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ होगा। इसका मतलब है कम हाफ लाइफ होगी अगर लेमडा की इस वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर लेमडा की वैल्यू कम हो, तो लेमडा की वैल्यू कम होने का मतलब कि यूनिट टाइम में डिके होने वाले एटम्स की तादाद कम है। जब यूनिट टाइम में डिके होने वाले एटम्स की तादाद कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि थोड़े ज्यादा टाइम लगेगा 50% तक पहुंचने के लिए। जब ज्यादा टाइम लगेगा 50% तक पहुंचने के लिए तो इसका मतलब है हाफ लाइफ उतनी ज्यादा हो। सर सारे जो एटम्स होंगे, मतलब हाफ जो एटम्स होंगे वो साथ डिके करना शुरू करेंगे या फिर अलग अलग? देखें, ये मैंने पहले ये वर्ड लिखा हुआ है कि इट इज अ रैंडम प्रोसेस। इसके बारे में हमें नहीं पता अभी तक, स्टिल साइंस इसके बारे में कुछ नहीं बता सकी। सिर्फ ये पता है कि भाई आधे हो जाते हैं। अब ये बिल्कुल भी नहीं पता कि हाफ लाइफ के बाद क्या कंप्लीट एक एटम डिके हो जाता है या सारे एटम आधे आधे डिके हो जाते हैं या कुछ आधे डिके हो जाते हैं कुछ पूरे डिके हो जाते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि इसमें एटम्स की तादाद आधी रह जानी। ठीक है। अच्छा, इससे आगे अगर हम लोग चलें तो एक टर्म यूज होती है, दैट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। चलें, इसके बाद हाँ, लॉ ऑफ, बाद में आता हूं इस पे, पहले बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स remains undecayed या अनडिकेड एटम्स। आवाज नहीं, जरा ये अपने माइक ऑफ करो। जी माइक ऑफ करो अपने जरा। अब क्या होता है जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं बात करूं, लेट n इज द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, n इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है या ओरिजिनल एटम्स है। नंबर ऑफ एटम्स number of atoms, number of undecayed atoms after one half life कितना आ जाएगा? आधे रह जाएंगे। इसका मतलब है इतने बाकी बच गए। नंबर ऑफ एटम्स, अनडिकेड एटम्स आफ्टर 2 हाफ लाइफ कितने होंगे? जितने बच गए थे ना उसका आधा रह जाएगा, यानी 1/2 स्क्वायर इंटू n। इसी तरह अगर चले, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स आफ्टर 3 हाफ लाइफ क्या आ जाएगा? जितने बच गए थे उसका आधा रह जाएगा, 1/2 पावर 3 इंटू n। सही है। और इसी तरह अगर बात की जाए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ
undecayed atoms after n half lives। तो कितना होगा, जितनी हाफ लाइफ है 2 की पावर उतनी बन रही है, 1/2 पावर n इंटू कैपिटल N। समझ आ गई बात की, 1/2 पावर n इंटू n। अब यहां पे एक टेबल बन सकता है हमारे पास। अगर आपके पास डिकेड एटम आ जाएं, बाकी बचने वाले एटम्स आ जाएं अनडिकेड एटम, तो आप डिकेड बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं जी आपके पास इनिशियल एटम से 100, उसमें से बाद में कुछ हाफ लाइफ गुजरी और आपके पास बच गए 25 एटम, तो इसका मतलब है डिके कितने हो चुके होंगे, जितने बच गए उन्हें इनिशियल में से माइनस कर दो। तो एक टेबल सा बनेगा हमारे पास, याद रखिएगा, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अनडिकेड एटम, डिकेड एटम। जी जरा देखिएगा, एक हाफ लाइफ गुजरी तो अनडिकेड आधे अनडिके हो गए, आधे डिके हो गए, ठीक है। 2 हाफ लाइफ गुजरी, इसका मजीद आधा हो जाएगा, यानी क्या होगा, 2 हाफ लाइफ है 1/2 पावर 2, तो 1/4, यानी 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, चौथा हिस्सा बच जाएगा, 3 हिस्से डिके हो चुके होंगे। 3 हाफ लाइफ गुजरी, इधर n की जगह 3 लिखोगे, 1/2 पावर 3, 1/8, 8वां हिस्सा बच जाएगा और 7 हिस्से डिके हो चुके होंगे। 4 हाफ लाइफ गुजरेंगी तो 1/2 पावर 4, 16, यानी 16 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, 16वां हिस्सा बच गया और 15 हिस्से डिके हो गए। 5 हाफ लाइफ गुजरी, 32 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, 32वां हिस्सा बच गया और 31 हिस्से डिके हो चुके होंगे। तो इसी तरह आप किसी का भी मालूम कर सकते हो। अगर मैं 6 हाफ लाइफ की 6 हाफ लाइफ की बात करूं तो 6 हाफ लाइफ जी क्या हो जाएगा, 64, 64 बराबर हिस्सों में तकसीम करोगे और क्या हो जाएगा, 63, 64वां हिस्सा डिके हो जाएगा, 63 हिस्से बच जाएंगे। समझ आ गई बात की। और याद रखिएगा यही टेक्निक आपकी ना सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स के लिए है बल्कि मटेरियल के लिए भी इतनी ही होती है। अगर कोई मैथ्स पढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी यही होगी कि वो टाइम जिसमें किसी रेडियो एक्टिव सैंपल आधा रह जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चल रहा हूँ, थोड़ा सी डिके कर्व बनानी है और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करना है और एक रिलेशन प्रूफ करना है हम लोगों ने, जल्दी से। Yes, हो गया। जी चलिए आगे जरा देखिएगा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या बताता है हमें। हमारे पास मैरी क्यूरी ने एक रिलेशन दिया था, आपके सिलेबस में दिया नहीं हुआ लेकिन डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं उसका, n = n0
e पावर माइनस लैम्डा टी, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी। एन क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टाइम टी, नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम टी, और एन क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो इसका ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल, यानी अगर आप हाफ लाइफ और नंबर ऑफ एटम्स के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करना चाहो ना, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स और यहाँ पे अगर आप बात करो हाफ लाइफ की, तो यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ये होंगे, ये कर्व ऐसी बनेगी। फर्ज किया ये एन है, एन नॉट, तो यहाँ पे जब पहुंचेगा एन नॉट ओवर 2 हो चुका होगा, और इस वक्त ये जो टाइम होगा दैट इज हाफ लाइफ। जब इसका मजीद आधा होगा, यहां तक आएगा, तो ये टाइम क्या होगा? इसका मजीद आधा होगा, यहां तक आएगा 3t/4। अब मुझे बताओ क्या ये ग्राफ कहीं पे जाके एक्स एक्सिस को कट करेगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के तो पैरेलल हो गया। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो ये इन्फिनिट पे जाके कट करेगा। इसका मतलब है किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल को कंप्लीट डिके होने के लिए इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होता है, इन्फिनिट हाफ लाइफ रिक्वायर्ड होती है, और यही वजह है कि रेडियो एक्टिव सैंपल कंप्लीट डिके नहीं होते। तो आप क्या कहोगे? इन्फिनिट टाइम half lives are required to complete decay of a radioactive sample। अच्छा, अब अगर मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, जरा गौर से देखिएगा। जरा देखिएगा, मेरे पास यही लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी यही है ना, n इक्वल्स टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। अगर मैं कहता हूं कि भाई जो n है, इफ, जरा देखिएगा, इफ n इक्वल्स टू n नॉट ओवर 2, किसी टाइम में जो एटम्स की तादाद है वो ओरिजिनल एटम से आधी रह जाए, तो उस वक्त जो टाइम होगा उस टाइम को हाफ लाइफ बोलते हैं जब आधी रह जाए। ये इससे कैंसिल, 1/2 e पावर माइनस लैम्डा टी 1/2, दोनों तरफ लॉग लोगे, लॉग लैम्डा टी 1/2। आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर बटे में रकम हो तो दोनों के साथ लॉग अलग अलग आता है, दरमियान में माइनस की अलामत आ जाती है, और इसमें प्रॉपर्टी लगेगी कि पावर लॉग से पहले आ जाती है। अब ये 0 होता है, माइनस लॉग 2 माइनस, और लॉग e1 होता है माइनस लैम्डा टी 1/2। ये नेगेटिव इस नेगेटिव इस तरह हो जाएगा, लैम्डा टी 1/2 नेगेटिव का, इधर माइनस लॉग 2 आ जाएगा, कट गए, तो लैम्डा टी 1/2 इक्वल्स टू लॉग 2, और जो लॉग 2 होता है
दैट इज 0.693 अब T1/2 क्या बन गया 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखवाया था आपको कि अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो हाफ लाइफ कम होगी, अगर लैम्डा कम होगा तो हाफ लाइफ ज्यादा होगी। ठीक है जी। अब डिफरेंट मटेरियल की हाफ लाइफ आपकी बुक में दी हुई है, उसे पढ़ लीजिएगा। एक टेक्निक इस्तेमाल, एक और टर्म इस्तेमाल होती है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है, अब इस चीज को देखना है हम लोगों ने। याद रखिएगा जो एक्टिविटी होती है ना, एक्टिविटी किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की जो एक्टिविटी होती है ये असल में डिके रेट होता है, और जो डिके रेट होता है, डिके रेट होता है यूनिट टाइम में डिके होने वाले एटम्स, यानी माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। इसका मतलब है फिर मैं कह सकता हूं कि जो एक्टिविटी होती है वो भी असल में किसके बराबर होती है, माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। वी नो दैट, बल्कि इस तरह लिखो, हाँ वी नो दैट, क्या आप लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि डेल्टा एन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन इंटू डेल्टा टी। अगर मैं इस डेल्टा टी को इधर बटे में ले आऊं तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, और नेगेटिव इस साइड पे ले आऊं तो लैम्डा एन। इसका मतलब है ये टर्म क्या बन गई मेरे पास, दैट इज एक्टिविटी। तो एक्टिविटी किसके बराबर होती है? समझ आई बात की? और एन यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। समझ आ गई बात की? अगर ओरिजिनल नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स, जस्ट नंबर ऑफ एटम। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को लेके चलूं, जरा गौर से देखिएगा, एज, और हमें ये भी पता है बाय लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, n इक्वल्स टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। और याद रखिएगा इस एक्टिविटी को r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्टिविटी इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। ये बराबर है लैम्डा, n क्या है, n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। अगर मैं बात करूं इफ t इक्वल्स टू 0, तो उस वक्त r जो होगा लैम्डा एन नॉट बन जाएगा, उस वक्त r नॉट होगा इनिशियल एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करोगे तो किसी भी हिस्से की पावर 0 हो तो 1 होता है। इसका मतलब है फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस सारे की जगह मैं r नॉट लिख सकता हूँ, r इक्वल्स टू r नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। और अगर आप लोग गौर करो इसका रिलेशन बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी का था। इसमें आप कहते थे हाफ लाइफ वो टाइम जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम्स की तादाद क्या रह जाए, आधी रह जाए। इधर भी हाफ लाइफ वो टाइम जिस टाइम में किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी आधी रह जाए। यानी अगर आप ग्राफ बनाना चाहो एक्टिविटी और हाफ लाइफ के दरमियान, तो बिल्कुल ग्राफ ऐसा ही बनेगा जैसा नंबर ऑफ एटम्स और हाफ लाइफ के दरमियान बना। ठीक है जी। अब ये तो था सारा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पे। अब हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी होती है। अब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि इसमें तो आपने वो एलिमेंट यूज किए जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा था, लेकिन जब आप आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात करते हो तो इसमें वो एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो स्टेबल होते हैं,
जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 82 होता है, फिर उन्हें अनस्टेबल किया जाता है किस तरीके से, उन पे बम्बारमेंट करवाई जाती है, किनकी, लाइट पार्टिकल्स की। और उस लाइट पार्टिकल की बम्बारमेंट से क्या होता है, वो स्टेबल न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट वो भी क्या करना शुरू कर देती हैं, रेडिएशंस को एमिट करना शुरू कर देते हैं। इज इट क्लियर जी? तो ये आर्टिकल था हमारा हाफ लाइफ का, बहुत अहम टॉपिक है। बड़े आर्टिकल्स आपके इस यूनिट के वाइंड अप हो गए। अब इसके आगे है हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन विद मैटर, और वो आपके पढ़ने वाला काम है, रीडिंग करनी है आपने उसकी, ठीक है। और आज थोड़ा सा काम आपको दे रहा हूँ, लेक्चर आपका यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, थोड़ा सा काम घर के लिए होगा आपका, और वो कौन कौन सा होगा जी? एक्टिविटी बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन को, टूटने को, कि कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल टूट रहा है, चेंज हो रहा है पेरेंट से डॉटर में, उसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं। यानी यूनिट टाइम में कितना डिके होता है वो उसकी एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। एक तो ये कल वाला आर्टिकल आपने पढ़ना है। अब सुन लो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आप लोगों ने। मतलब एक तो जो अगला आर्टिकल है, इंटरेक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन विद मैटर का, तो हफ्सा ये माइक ऑफ करो अपना। ये ग्राफ का हफ्सा माइक ऑफ करो। जी सुनिएगा, क्या बात कह रहा था मैं। एक तो आप लोगों ने जो है वो इंटरेक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन वाला उसे पढ़ना है। उसके साथ लास्ट टॉपिक जो है ना आपका इस यूनिट का, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसे आप लोगों ने पढ़ना है, समझ आ गई बात की। और उससे पिछला टॉपिक जो बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस वाला, ये रीडिंग वाले काम ही है, ये आप लोगों ने पढ़ने हैं। कल मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा फिशन और फ्यूजन रिएक्शन, बस ये दो टॉपिक ही हैं आपके, ये दो टॉपिक हो जाएंगे तो हमारा ये यूनिट वाइंड अप हो जाएगा। तो कल इंशाल्लाह मैं आपका ये यूनिट वाइंड अप कर दूंगा। उसके बाद फिर आप के जो, जिस तरह आज भी आपका टेस्ट हुआ है, तो फिर आपके 2 से 3 टेस्ट हैं डिस्कस होने वाले, वो फिर उन टेस्ट को डिस्कस कर देंगे और आप मेरी तरफ से फिर फ्री हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। सर जो डिके कांस्टेंट है और डिके रेट है, ये सेम नहीं हो जाएंगे कि उसमें भी ये बता रहे हैं कि कितने डिवाइड हो रहे हैं? नहीं देखो, वो जो डिके, अभी यहाँ पे फार्मूला जो डिके कांस्टेंट है ना, डिके कांस्टेंट था आपके पास डेल्टा n ओवर डेल्टा t, ठीक है। और जो एक्टिविटी है डिके रेट, वो असल में डेल्टा n ओवर डेल्टा t है। वहां पे था फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर सेकेंड, फ्रैक्शन था, परसेंटेज थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिकेइंग एटम्स पर सेकेंड है, एक सेकंड में डिके होने वाले एटम्स। तो वहां पे इसका था यूनिट क्या एक होगा से, इसका डिके रेट का? इसका भी पर सेकेंड ही आएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ एटम्स पर सेकेंड, इसका सिर्फ पर सेकेंड आएगा। क्यों? क्योंकि एटम्स एटम्स से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। चलें जी, वाइंड अप कर रहे हैं, टॉपिक अहम है, और कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके वो दोनों यूनिट करवा दिए जाएं, और फिर आपके आगे जो दो दो, एक दिन में दो दो करके आपके टेस्ट भी डिस्कस कर दिए जाए और काम आपका निपटाया जाए, ठीक है जी। इसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा मुझे, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे फिर। ओके जी।
अल्लाह हाफिज।